बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 के साथ और टॉपिक नंबर 4 पॉइंट अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सीएम एंड सीजी। इसको सीजी वैसे सीओजी भी कहा जाता है। अगर आप कैम्ब्रिज की बुक्स में देखें वहां सीओजी, और इसको सीओएम कहा जाता है, कॉम कॉग ये नाम लिए जाते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ मास एक्चुअली देखिए, जनरली स्पीकिंग, कोई भी हम बॉडी ले लें, कोई भी बॉडी, जैसे मैंने एक बॉडी ये ले ली, ये देखें आपके सामने मैंने एक बॉडी ड्रॉ की है जिसका एक पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है हमारे पास। ये हमारे पास एक बॉडी है। हो सकता है इस बॉडी में यहां अच्छा खासा मास मौजूद हो, अच्छा खासा, जबकि यहां लाइटर मास मौजूद हो, बहुत हैवी मास ना हो। कहीं किसी जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी की मास की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, यानी बहुत ज्यादा मास मौजूद होता है और डेंसर होता है वो। जैसे आपने हैमर देखा होगा, हैमर का अगला पार्ट बहुत डेंसर होता है, लोहे से बना हुआ है, जबकि उसका बैक वाला पार्ट जो कि लकड़ी वाला है वो लाइटर होता है। दैट इज नॉट एज हैवियर एज द आयरन इज। आपने देखा होगा। सो आपकी बॉडी अगर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है मास से, यानी कोई डिफरेंट है, तो आप बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो, ये ले फोर्स में लगा रहा हूं, ये मैंने फोर्स अप्लाई की बॉडी पे, तो ये बॉडी आगे की तरफ जाने की कोशिश करती है, या तो ये जाएगी। देखें, ये जरा एग्जांपल दें, ये आपके पास एक मार्कर है, मैं अगर इस बॉडी पर फोर्स यहां से लगाऊंगा तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो जाएगा। ये देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा फिर भी रोटेशनल, लेकिन मैं इधर लगाऊंगा तो इसमें रोटेशनल पैदा नहीं होगा, बल्कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट पैदा हो जाएगी। यानी देखें, फर्ज करें इसी की एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको करूं और ये बॉडी यूं है, ये यूं हो जाए, टॉपल डाउन ओवर, टॉपल ओवर हो जाए, आपके ऊपर की तरफ ये चली जाए, यानी इसमें सर्कुलेशन पैदा हो जाए, तो इसका मतलब हुआ ये वो पॉइंट नहीं है जिसको हम सीएम कह सकते हैं। सीएम एक्चुअली वो पॉइंट होता है कि आप जहां से उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी विदाउट रोटेशन आगे की तरफ चली जाए। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ये डस्टर है हमारे पास, ये डस्टर है, मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, आप देखें डस्टर में रोटेशन पैदा हुई है। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ सीएम, क्योंकि यहां से यहां बॉडी का मास डिफरेंट है, यहां से यहां बॉडी का मास डिफरेंट है। वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से बॉडी का मास जो है वो इक्वली कंसंट्रेट होगा। ये देखें, ये अगेन रोटेशन पैदा हुई, आप देखें ये अगेन रोटेशन पैदा हुई। अब मैं देखें यहां लगा रहा हूं, अब रोटेशन पैदा नहीं हो रही, बल्कि आपकी मोशन जो है, मतलब डस्टर की मोशन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। सो जहां आप फोर्स लगाएं और बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा ना हो, तो वो पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। फर्ज करें अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं और ये ऑब्जेक्ट जो है ये सीधा सीधा ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं जाता, स्ट्रेट मोशन, ये लीनियर मोशन में नहीं जाता, तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास हरगिज भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ऊपर बॉडी काफी डेंसर है, तो ऑब्वियसली जब ऊपर डेंसर है सारा मास ही ऊपर जमा है, तो मैं यहां लगाता हूं फोर्स, ये ले यहां लगाया, अब ये यहां से सीधी सीधी चलनी शुरू हो जाती है बॉडी आपकी, तो ये भी चलनी शुरू हो जाए तो मैं कहूंगा दिस इज द पॉइंट ऑफ सीएम। ये वो चीफ मिनिस्टर का पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर नहीं कहेंगे, सॉरी, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है कि यहां से बॉडी विदाउट रोटेशन चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह देखें, ये है, मैंने यहां से फोर्स लगाई, ये बॉडी नीचे यूं हो गई, यानी इधर ये यूं आपकी हो गई, यानी इधर आपका नीचे चला जाए, इसमें सर्कुलेशन पैदा होगी, रोटेशन पैदा होगी। अब इसी तरह मैं इसी बॉडी को यहां से सर्कल करूं तो ये बॉडी सीधी यूं ड्रैग होकर यहां चलेगी, तो दिस पॉइंट इज नोन एज सीएम, इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इस पॉइंट से ऊपर या इस पॉइंट से नीचे कहीं भी आप फोर्स लगाएंगे ये बॉडी रोटेट ही करेगी, इस बॉडी में कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन पैदा नहीं होगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग, यानी सारा मास हमारा इसी जगह पे कंसंट्रेट होता है एक्चुअली। सो ये है, आई होप आप लोग इस बात को समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ठीक है, इट इज अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी appears to be acting. ये वो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स जहां पूरी बॉडी का वजन मौजूद होता है। वो पीछे जो मैंने बताया था वो क्या होता है, जहां बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, यहां वेट मौजूद होता है। ये देखें, ये मार्कर है, फर्ज करो मैं इसको यहां से होल्ड करता हूं, ये गिर जाएगा, और मार्कर को अगर मैं एग्जैक्टली इस जगह पे होल्ड करता हूं, ये सेंटर में, ये मार्कर इस जगह पे हैंग हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इस जगह पे इस बॉडी का सारा वजन मौजूद है, अपीयर एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दोनों में फर्क यह है कि सेंटर ऑफ मास में एक्चुअली फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट पर और बॉडी में ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन पैदा हो जाती है। इधर आपका वेट जो है वो बॉडी में ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन की डायरेक्शन में चलता है। ये देखें, ये लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से दाएं बाएं चलूंगा, इसमें भी रोटेशन पैदा हो जाएगी। ये देखें, यूं है, ये नीचे इस तरफ टॉपल डाउन हो जाएगा, दूसरी तरफ मुड़ जाएगा हमारे पास। आई होप मैं डस्टर से समझाऊंगा ज्यादा बेहतर। जैसे देखो, इसको मैंने इस जगह पे बैलेंस किया, ये मैंने बैलेंस कर लिया, तो ये पॉइंट इसका जो है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बट अगर इस पॉइंट से मैं दाएं बाएं कहीं भी चला जाऊं तो ये इसके अंदर रोटेशन पैदा हो जाएगी। सो इट विल नॉट स्टे हियर, ये इस जगह पर मौजूद नहीं रहेगा। सो ये पॉइंट एक्चुअली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो, बड़े ही आइडियल शेप में हमारे पास हो, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, जैसे एक स्क्वायर है, जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, जैसे हमारे पास सिलेंडर है, एक बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हुई हुई उनमें, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे फर्ज करें आप एक ले लें रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये होगी या स्क्वायर होगी, मैं बहुत दफा बताता हूँ रेक्टेंगल और स्क्वायर, एक्चुअली स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जाता है। तो मैं रेक्टेंगल नाम ले रहा हूँ, उसमें स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, मैं रेक्टेंगल नाम ले रहा हूँ। तो इसके डायगोनल्स अगर आप आपस में मिला दें तो इसके डायगोनल जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, याद रखना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मैथ्स में। ये नहीं है कि किसी जगह पे डेंसर है, किसी जगह पे नॉन डेंसर है, किसी जगह पे हल्का मैस लगा हुआ है, किसी जगह पे भारी मैस लगा है। सो ऐसा नहीं, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। जैसे एक लकड़ी का फट्टा ले लो और वो इक्वली एक ही जैसी लकड़ी यूज हुई उसमें। सो आप क्या करेंगे, ये ए बी सी डी, ए और सी के डायगोनल को मिलाएंगे, बी और डी के डायगोनल्स को मिलाएंगे, जिन पॉइंट्स पे जाके वो मिलेंगे वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसी तरह हम कोई क्यूब ले लेते हैं, क्यूब, ये क्यूब है स्टूडेंट्स। आपने क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा है, या क्यूबॉइड वगैरह ले ले कि जो कि 3 डायमेंशंस में होता है। तो ये देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो इनका अगर आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो तो आपने हर जगह का डायगोनल बनाना है। लेकिन चूंकि इसके अंदर हॉलो पार्ट है, सारे का सारा हॉलो पार्ट है, खाली पार्ट है, आप क्या करेंगे, इस बी को उस जी से मिलाएंगे, इस एफ को आप ए से मिलाएंगे, और इस सी को ए से मिलाएंगे, और इस ई को उस डी के साथ मिलाएंगे। यानी ये इंटरनली हो रहा है सारे के सारे। जिस पॉइंट पे जाके ये सारे मिलेंगे, किसी एक पॉइंट पर इसी तरह मिलेंगे, तो उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास कहेंगे। आपकी बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम इसकी दी हुई है क्यूबॉइड की। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो इसी तरीके से एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल में आप एक लाइन यूं खींचें जो कि इस रेडियस से, ये सेंटर पॉइंट से होती हुई जाए, और एक पॉइंट यूं सीधा अप डाउन खींचे, बिल्कुल स्ट्रेट। जिस पॉइंट पे वो जाके मिलेंगे उस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यानी इजीली फाइंड आउट हो सकता है।
अगर कोई चीज हमारे पास यूं हो जिसका अपर पार्ट जो है वो सर्कुलर हो और बाकी यूं हो, हम सॉरी थोड़ी सी गलत बन गई, इस तरह का हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? ऊपर सर्कल है, सर्कल का मैंने बताया था यूं टू परपेंडिकुलर लाइंस है, तो मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस लगा दी, इधर भी दो परपेंडिकुलर लाइंस लगा दी, तो इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है उसको आपस में मिलाएंगे। ये हमारे पास जिस पॉइंट पे मिलाएंगे, ये याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये उस स्फीयर, ये उस वो हॉलो जो हमारे पास सिलेंडर है उसके अंदर से जा रही है, उसका जो मिड पार्ट होगा, सेंटर पार्ट, यानी ये अगर हम इसको आधा कर दें, आधा यहाँ हाफ कर दें, तो वो जो हाफ वाला पॉइंट उसको टच होते हुए जा रहा है वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसी तरह से अगर कोन हो आपके पास, ये कोन है, कोन में एक सर्कुलर पार्ट होता है हमारे पास और बाकी पार्ट जो होते हैं वो टू लाइंस हमारे पास स्लांटिंग हाइट होती है उनकी मौजूद होंगी, आपने देखा होगा। आप इसमें बिल्कुल ये तो सर्कुलर है, सर्कल का मैंने आपको ये बताया था कि आप यूं और यूं ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट, और इस पॉइंट को आपने स्ट्रेट इसके साथ मिलाना है, सीधा करके ऊपर उसकी नोक के साथ मिलाना है। तो वो जो सेंटर पार्ट होगा इसका यहाँ दरमियान वाला, उसको सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो ये उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, इनफैक्ट ये सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जा सकता है, CG और CM सारे के सारे आपके इसी पॉइंट पर मौजूद होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, ये ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन में जाएगा, इसको यहां से ड्रैग करता हूं बिल्कुल सीधा जाएगा, ये यूं इसमें सर्कुलर मोशन पैदा नहीं होगी, इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही होगा, और इसको ड्रैग करूंगा ये, अब इस पॉइंट से मैं ऊपर से कहीं से अगर ड्रैग करूं तो ये ऐसा टॉपल डाउन हो जाएगा, नीचे उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। दूसरा, आप इनको इन पॉइंट्स पर बैलेंस भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां रख लो, बैलेंस भी करते हैं, तो ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। तो जितने ये पॉइंट्स आपको बताए गए, दे ऑल आर सेंटर ऑफ मास एज वेल एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबने एक लफ्ज सुना होगा, प्लम लाइन। व्हाट इज दिस? प्लम लाइन क्या चीज है? प्लम लाइन एक्चुअली एक स्ट्रिंग होती है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए यूज होती है, और इसमें यूं करके एक लोहा सा एक मौजूद होता है, ये काफी हैवी होता है, यूं एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे, और होता यूं है कि आप इसको यहां से पकड़ते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, दीवारें सीधी करने के लिए यूं रखा जाता है और उसके अंदर से देखा जाता है कि इस स्ट्रेट लाइन से दीवार दाएं बाएं कितनी उभरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हैवी होता है, यहां से ये हमेशा धागे को स्ट्रेट रखता है, यानी ऊपर वाले स्ट्रिंग को स्ट्रेट रखता है, आप इसको पकड़ लें ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। लेकिन मैं आपको ये क्यों बताने जा रहा हूं, ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि अगर कोई भी इर्रेगुलर बॉडी हो, इर्रेगुलर बॉडी यानी जैसे वो अभी आपको सिमेट्रिकल शेप्स बताई हैं वैसे ना हो, यानी कोई ऐसे बेहंगम सी बॉडी हो हमारे पास, और आपने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो, तो उसका क्या तरीका होगा? स्टूडेंट्स, का तरीका ये होता है कि इसको पकड़ें, आप यहां से पकड़ा आपने, पकड़ के आप एक क्लैंप कर लें किसी भी जगह पर, एक हैंडल पे लटका दें, और इस प्लम लाइन को उठा के यहां रख दें। प्लम लाइन को उठाएंगे तो एक सीधी सी लाइन नीचे ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल सीधी। अब आप इसको उठाएं, ये जो भी था इर्रेगुलर बॉडी, उसको टेढ़ा कर दें किसी और पॉइंट पर, जैसे फर्ज करो इसी को मैं टेढ़ा करके, अब ये आ गया पॉइंट, जब वो टेढ़ा किया, ये लाइन पहले की डली हुई थी, यही वाली लाइन, क्योंकि हमने टेढ़ा कर दिया, ये लाइन ऑलरेडी डली हुई थी, तो अब प्लम लाइन इस जगह पर रखें, ये किसी और जगह पर एक लाइन बना लेगा यूं करके। आई होप आप समझ रहे होंगे। बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं पीछे, मैंने कहा चलो करके दिखाता हूं। फर्ज करें ये तो वैसे थोड़ी सिमेट्रिकल शेप है, थोड़ी सी हम इसकी शेप खराब कर देते हैं। ये शेप है, ये देखें, ये एक बिल्कुल बेहंगम सी शेप है। मैं क्या करने जा रहा हूं, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करूंगा। मैं पहले इसको यहां से पकड़ूंगा, किसी जगह पे क्लैंप कर दूंगा ऐसे, और ये प्लम लाइन उठाऊंगा, यहां लगा दूंगा, प्लम लाइन सीधी सी लाइन बना लेगा यूं करके। ये देखें स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सीधी लाइन बना ले। तो आपने लाइन बना लेनी है,
मतलब वो तो नहीं बनाएगा लाइन, आपने लाइन उसके ऊपर बना ली। ये ए पॉइंट से बनाए। अब मैं इसको मोड़ूंगा इस जगह पे, अब फिर प्लम लाइन उठाऊंगा इस जगह पे लगाऊंगा और प्लम लाइन एक और लाइन बना देगा। कहां से बाइसेक्ट हुआ? इधर से, कोई मसला नहीं है। तीसरी जगह से कहीं से देखें, ये ले, अब फिर प्लम लाइन लगा दूंगा और वो क्या करेगा, वो इसके अंदर से जाएगा। जहां ये सारे पॉइंट आके मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, वो उस इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन शर्त ये, इसको हैंग करके रखना है ताकि ये किसी एक जगह पे स्टेबल हो जाए। ये नहीं आपने यहाँ पकड़ा चिपका दिया, ये ऐसे नहीं, चिपका नहीं देना, ऐसे हैंग करके ये छोड़ दें, इसको अलाउ करेंगे खुद सेटल डाउन हो जाए। ये जब सेटल डाउन हो जाएगा किसी पॉइंट पर, ये डाउन हो गया, सेटल डाउन हो गया, फर्ज करेंगे क्योंकि उड़ रहा है थोड़ा पंखे की वजह से, तो आप यहां से प्लम लाइन लगाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको आराम से पता चल जाएगा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेक्चर से आपसे खुदाफिज चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।